नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज आप बोर्ड पे देख रहे हो कोई क्या है, जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2021 और उसी के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के बारे में मैंने पहले ही आपको क्या किया था कि आपको इसकी स्ट्रेटेजी बता चुका था कि कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे आपको पेपर करना है। हालांकि अभी सबसे पहले जो एग्जाम होगा, जो कि यूपी पीसीएस के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, वह है जीआईसी लेक्चरर, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बालक वर्ग में भी और बालिका वर्ग दोनों में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसके तहत आपको इसका पहले प्रीलिम्स देना होगा, फिर उसके बाद से मेंस के एग्जामिनेशंस होंगे और इन्हीं दोनों एग्जामिनेशंस के आधार पे आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लेक्चरर के रूप में होगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरी स्ट्रेटजी समझा दी थी कि कैसे इसका सिलेबस डिवाइड है, किस तरीके से पेपर का पैटर्न है, कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सभी चीजें आपको बताया जा चुका है। अगर आपने उस लेक्चर को मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप देख करके फिर ये आप आगे वाले पार्ट्स को देखेंगे। दोस्तों, याद रखिएगा कि पूरा मेरा सब्जेक्ट जो मैं डील करूंगा वो है बायोलॉजी का सिलेबस है, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स है, जिसके तहत आपको बायोलॉजी लेक्चरर बनने का मौका मिलेगा। अब ये पूरा सिलेबस जो है पूरा दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला क्या है, आपका जूलॉजी का भी सिलेबस पढ़ना है और दूसरा जो है बॉटनी का भी सिलेबस पढ़ना है। दोस्तों, तो जूलॉजी और बॉटनी बिल्कुल अलग अलग है और मैंने सिलेबस के दौरान ही पूरी चीजें बता चुका था। तो उसी के क्रम में आज का जो टॉपिक है वो क्या होगा, वह है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अभी लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे जरूरी चीज है कि कौन कौन सी बुक्स आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप पूरे जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस देखो तो इसमें लगभग 15 से 20 बुक्स का समावेश है। अब याद रखिए दोस्तों, 15 से 20 बुक्स को आप कैसे पढ़ोगे, और रही बात हर बुक में हर चीजें नहीं दी हुई हैं, तो इन्हीं को समग्र रूप से लाने का प्रयास किया जा रहा है। और आशा करता हूं दोस्तों, थोड़ा सा हमारे लेक्चर्स को आपको लेने के लिए पहले से थोड़ा सा कुछ चीजें जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लेक्चरर बनने जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो कुछ चीजें जैसी होंगी कि बहुत ज्यादा डीप में या बहुत ज्यादा बेसिक्स में मैं नहीं जा सकता हूँ, इस तभी एक कोर्स अपने निर्धारित समय पे खत्म हो पाएगा। याद रखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे जो टाइप स्टडी के रूप में, जैसे आपका पूरी की पूरी प्लांट के बारे में पढ़ना हो, उसकी फैमिलीज के बारे में पढ़ना हो, ऐसे एनिमल में भी एनिमल फैमिलीज के बारे में पढ़नी हो, ठीक, और जो है उसके फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना हो, हार्मोनल पैटर्न को पढ़ना हो, ये सभी चीजें जो होंगी एक एक करके आपको दी जाएंगी। तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो है आपका एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। याद रखिएगा दोस्तों, एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में लगभग 10 पार्ट्स हैं, यानी 10 चैप्टर्स हैं बड़े बड़े, जिनको आपको स्टडी करनी है। और इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी ये नॉर्मल आपकी बॉडी फंक्शन से रिलेटेड चीजों के बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक, अब याद रखिए, ज्यादा देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला चीज है कि जो पार्ट है वह है चैप्टर न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट। पहली चीज तो समझिए कि न्यूट्रिशन का मतलब आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं जिसके माध्यम से आपका बॉडी डेवलप करे, ठीक, तो वो होता है न्यूट्रिएंट। ठीक, और उसकी जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब उस न्यूट्रिशन के कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ठीक, क्या क्या उसके रेगुलेशंस हैं, उसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, उसकी अधिकता से क्या क्या हो सकता है, ये सभी चीजें आपको एक एक करके बताई जाएंगी। दूसरी चीज क्या है कि वो जो न्यूट्रिएंट आपने लिया उसको फूड के रूप में लिया, ठीक है, तो या और भी मोड से लिया, तो उसका डाइजेशन किस तरीके से होगा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स जो फूड के फॉर्म होते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है वही कहलाती है डाइजेशन। ठीक, तो अब याद रखें कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन की जहां तक बात करें तो सबसे जरूरी चीज है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके बॉडी के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं और उसके जरूरत के हिसाब से उसका पाचन किस तरीके से होता है। यानी डाइजेशन का मतलब होता है, हिंदी में पाचन कहते हैं, और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, बताइए सोच के कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में सबसे जरूरी चीज, पहला पार्ट क्या है इसमें, बैलेंस्ड डाइट के बारे में। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है दोस्तों, बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या है कि आपके फूड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए, कौन कौन से इंटेक होनी चाहिए, जो कि एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो जरूरी जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसके तहत आपके भोजन में 6 एसेंशियल चीजों का समावेश होना चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं उसको ध्यान से देख लें
दोस्तों। पहला है कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन्स है, तीसरा लिपिड है, वाटर है, विटामिन है, मिनरल्स है। ये सभी चीजें आप लोग पहले से जानते हो, ठीक। बस इसको मैं आपको मेमोराइज करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब याद रखिए कि आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, आपने टीजीटी, पीजीटी या प्रीवियसली जो यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशंस मेंस के पैटर्न में होते थे, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो उनके क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं जो मैं चीजें बता रहा हूं वो सभी क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, समझें और याद करें उसको बराबर से। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आने वाले समय में आपको दी जाएगी या अदर सोर्सेज से, मार्केट से भी आप लेकर के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे जरूरी चीज है कि इसमें समझ का होना, ठीक। तो याद रखें कि 6 एसेंशियल डाइट कौन कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाटर, विटामिन और मिनरल, ठीक। अब इसमें याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो होती है उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो यहाँ पे नाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, कि मैक्रो का मतलब क्या होता है। मैक्रो और माइक्रो दो टर्म यहाँ लिखे हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि बड़े होते हैं, ठीक। मॉलिक्यूलर मास के रूप में कह लो या साइज के रूप में कह लो, जिस तरीके से भी। और इनका काम मुख्यतः है एनर्जी को प्रोवाइड करना, एनर्जी देना, ठीक। यानी बॉडी को जो एनर्जी जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है और लिपिड से भी मिलती है। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल कहलाता है, यानी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल कहलाता है। यानी कहने का मतलब जो टिश्यू डेवलपमेंट का जो काम होता है वो किसके माध्यम से होता है? प्रोटीन के माध्यम से होता है। तो आगे चल के इसके सभी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, इसके सोर्सेस क्या है, इसकी क्या रेगुलेशंस हैं, सेल फंक्शनिंग कैसे होती है, मॉलिक्यूलर रेगुलेशंस क्या है, ये सभी चीजें जो होंगी। तो सिंपल अभी समझिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये इसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और ये एनर्जी देने का काम करता है। दूसरा है वाटर, विटामिन और मिनरल्स, ये क्या करते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। और ये बेसिकली बॉडी में जब डिफिशियंसी हो जाती है इन सब चीजों की, तो उनको पूर्ति के लिए या और भी तत्वों की जो कमी होती है उसकी पूर्ति के लिए क्या होता है? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया जाता है। और याद रखिए ये डाइटरी सोर्सेज से भी मिलते हैं, बाहरी और भी सोर्सेज से मिलते हैं, और कुछ चीजों की सिंथेसिस आपकी बॉडी में खुद होती है, ठीक। तो सिंपल अलग अलग रूप में ये भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशंस में कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में कौन कौन सा है और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में कौन कौन सा है। याद रखिए यहाँ पे विटामिन के बारे में क्या कहा गया है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर के रूप में काम करता है, यानी पूरी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम क्या करता है? विटामिन। और विटामिन क्या होते हैं कि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कि जो कि आपके बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। और ये भी दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक। अब याद रखें कि मिनरल्स के बारे में देखते हैं। मिनरल्स को हिंदी में खनिज लवण कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, अब वो कौन कौन से खनिज हो सकते हैं? ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है मैक्रो, मतलब बड़ा रूप हो गया, और माइक्रो, ये छोटा रूप हो गया। मैक्रो के तहत कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? इन्हीं एलिमेंट्स में से आपका एक ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा, और वहां पे अगर आपको याद नहीं तो आप फंस जाओगे और क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। तो याद रखना इसको। अब जिस तरीके से आप याद रखें, मैं यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, सल्फर है और फास्फोरस है। ये सभी जो चीजें होती हैं मैक्रो मिनरल्स के रूप में जानी जाती हैं। और याद रखिए कि पर डे बॉडी कंजम्पशन के लिए कितने मैक्रो मिनरल्स की जरूरत है? वह है 100 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है बॉडी में। दूसरा क्या? माइक्रो मिनरल्स की, उसमें कौन कौन से हैं? आयरन है, Fe से बताया गया। आई का मतलब यहाँ पे आयोडीन, कुछ लोग ना समझ पाए तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे। जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, मॉलिब्डेनम, सिलेनियम और फ्लोरीन, इतनी चीजें जो होती हैं ये माइक्रो मिनरल्स के रूप में यूज होती हैं। तो इन दोनों से भी आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बने हैं, आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। दूसरा चीज क्या है दोस्तों कि अब एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं इन 6 एसेंशियल डाइट्स के बारे में। और याद रखिए कि इसको बार बार आप देखने का प्रयास करिएगा, और इसी के माध्यम से जितने क्वेश्चंस आपके बने हैं प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस, जहां से भी आप क्वेश्चंस पा सकें वहां से आप इसको करना होगा, ठीक। तो याद रखें कि पहला जो पार्ट है इसका कार्बोहाइड्रेट के बताना चाहूंगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मैंने पहले बता चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इन तीनों में जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो होती हैं, लिपिड को फैट भी बोला जाता है, ये क्या करती है? एनर्जी देने का काम करती हैं, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो मिलेगा राइस और पोटैटो में, एक गुड सोर्स होती है कार्बोहाइड्रेट के, ठीक।
इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं वह एनर्जी गीवर के रूप में काम करती हैं। एनर्जी गीवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनर्जी देने का काम। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ये मिल करके पूरा कार्बोहाइड्रेट की संरचना होती है। और इसमें जो H2O जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2.2:1 का रेशियो होता है, यानी दो संबंधी एक का अनुपात में पाया जाता है। अब सिंपल बात है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत छोटी चीज तो है नहीं, ये कई चीजों में बटा होता है, यानी एक तरीके से इनको एक टेक्निकल नेम दिया था जिसको बोलता है सैकेराइड। ठीक, सैकेराइड मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की जाती है। ठीक, अब ये तीन तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है? सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। ठीक, फिर डाइसैकेराइड, और जब दो से ज्यादा हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड मतलब 1 यूनिट, डाइसैकेराइड मतलब 2 यूनिट, और ट्राइसैकेराइड मतलब 3 यूनिट, और 3 से ज्यादा जब हो जाएंगे तो आप क्या कहोगे? उसी को ऑलिगोसैकेराइड बोलोगे। और सैकेराइड का मतलब क्या था? शुगर के मॉलिक्यूल्स। यानी सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहला होता है हेक्सोज शुगर और दूसरा होता है पेंटोज शुगर। हेक्सोज का मतलब क्या होता है? जिसमें 6 कार्बन रिंग के रूप में पाया जाए, जैसा कि आपने बेंजीन का रिंग देखा होगा, उसी तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर ऐसे देखने को इस तरीके से आप देख सकते हो। ऐसे 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 रहेगा, यहीं पे कहीं एक ऑक्सीजन की लिंकेज होगी और इस तरीके से स्ट्रक्चर बने होंगे। अब कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर डीएनए का भी होता है, याद रखिए। तो बस अंतर क्या है? जहां हेक्सोज की बात आएगी वहां पे 6 कार्बन सुगर्स की बात की जाएगी, और जहां पे 5 सुगर्स की बात की जाएगी, 5 कार्बन की बात की जाएगी, वहां पे पेंटोज शुगर होगा। ठीक, दो तरीके की बातें समझ लिया। ये सभी चीजें मोनोसैकेराइड में आएंगी। अब याद रखें कि हेक्सोज शुगर के तहत कौन कौन सी चीजें आएंगी। वो होगा ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा और ग्लैक्टोज होगा। और पेंटोज शुगर के तहत कौन सी चीजें आएंगी? डीएनए और आरएनए आएंगी। तो ये सभी चीजें आपने देख लिया कि मोनोसैकेराइड्स में क्या क्या होंगी। दूसरी चीज देखते हैं कि 2 मोनोसैकेराइड के बीच की जो लिंकेज होती है, यानी एक मोनोसैकेराइड यानी एक ग्लूकोज की यूनिट को दूसरे ग्लूकोज की यूनिट से जोड़ोगे तो वहां पे जो जुड़ेगा वो किस तरीके से जुड़ेगा? वो कुछ एक बॉन्डिंग से जुड़ेगा, और उसी बॉन्डिंग को किस लिंकेज के नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में इस तरीके से लिंकेजेज होती हैं। तो ऐसे ऐसे कई लिंकेजेज आप अपने उसमें प्रीवियसली चैप्टर्स में पढ़ोगे या आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे। ये कई जगह अल्फा 1,4, बीटा 1,4, अल्फा 1,2, इस तरीके से आपको जो लिंकेजेज मिलेंगी तो उन लिंकेजेज का पर्टिकुलर एक नेम होगा। तो सिंपलेस्ट समझिए कि दो मोनोसैकेराइड की लिंकेज के बीच में जो होता है वो कौन सी लिंकेज के नाम से जानी जाती है? वो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से। इस पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। इसके साथ साथ सिंपल ब्लड शुगर जो होता है वो क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है दोस्तों। ब्लड शुगर, जो ब्लड में जो शुगर मिलेगा उसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज जब आवश्यकता से अधिक ब्लड में, या सिंपली कह सकते हैं कि एक नीड से अतिरिक्त जब ग्लूकोज का डिपोजिशन शुरू होता है तो बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है लीवर, वो क्या करता है? उस ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है। और इस ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करता है? उसका नाम होता है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ठीक, और यही ग्लूकोज जब कभी बॉडी को अतिरिक्त ग्लूकोज की, या सिंपली कहो कि जब आप भूखे हो उस दौरान जरूरत पड़ती है, या किसी एसेंशियल कंडीशन में जो जरूरत पड़ती है, तो वही ग्लूकोज जो स्टोर होता है वही ब्रेक डाउन होता है। तो उस ब्रेक डाउन होने वाले प्रोसेस को ग्लूकोजिनोलाइसिस बोला जाता है। ठीक, यानी ग्लूकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक, अब इसके साथ आप देखोगे कि नेक्स्ट जो पार्ट है इसका है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? जितने भी मोनोसैकेराइड्स वाले पार्ट्स हैं उसके तहत जो सिंपलेस्ट शुगर है उसमें सबसे स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी सिंपली याद रखो कि स्वीटेस्ट मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें फ्रक्टोज होगा तो वही सबसे क्या होगा? सबसे मीठा शुगर माना जाएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत ज्यादा मीठे मीठे और भी शुगर है, लेकिन मोनोसैकेराइड्स की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद से आते हैं डाइसैकेराइड्स में। याद रखिए कि जो चीज मैंने बताई इसको बहुत ध्यान से करिएगा, यहां से भी आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं एग्जामिनेशन के अंदर। याद रखिए कि डाइसैकेराइड्स भी जो होती है, डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या है? 2 शुगर यूनिट का अटैचमेंट। अब वो 2 शुगर यूनिट ग्लूकोज भी हो सकता है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज भी हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज भी हो सकता है। ठीक, अब इसी के तहत आप देखते हैं कि डाइसैकेराइड जो होती है वो 3 पार्ट्स में बटी होती है। पहला जो होता है आपका माल्टोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा लैक्टोज की बात करेंगे। अब माल्टोज जो होता है वह ग्लूकोज और ग्लूकोज लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, सुक्रोज और लैक्टोज के बारे में बता रहे थे, तो माल्टोज के बारे में क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज लिंकेज जो होगा वो माल्टोज कहलाएगा। सुक्रोज
जो है लिंकेज होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का लिंकेज होगा, और लैक्टोज की जो लिंकेज होगी वो ग्लूकोज और लैक्टोज का लिंकेज होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसमें याद रखिए कि इसमें क्या इसकी खास बात होती है, यानी इस पे भी आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब बात करें माल्टोज की। माल्टोज का याद रखिए कि इसका यूज जो होता है जर्मिनेशन ऑफ स्टार्ची सीड के रूप में इसका यूज होता है, यानी स्टार्ची सीड जो होती है यानी सीड जर्मिनेशन में माल्टोज का भी आप यूज देखोगे। दूसरी चीज सुक्रोज के बारे में बात करें तो सुक्रोज जो होता है नॉर्मल केन शुगर में पाया जाता है, और तीसरी चीज जो होती है लैक्टोज के बारे में बात करें तो ये मिल्क शुगर में पाया जाता है। तो खास चीज आपसे ये भी पूछी जाती है और इसमें कौन कौन सी लिंकेज है, यानी किसका किसका कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ये सभी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो लगभग 10 मोनोसैकेराइड के लिंकेज को क्या बोलते हैं, ऑलिगोसैकेराइड बोला जाता है। सिंपली समझ लो कि 2 या 3 मोनोसैकेराइड की यूनिट जब जुड़ती हैं उसके ऊपर जो तो उनको नॉर्मली मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड बोलते हैं, लेकिन जब उससे ऊपर की यूनिट्स जुड़ती हैं तो एक कॉम्प्लेक्स चेन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद से याद रखें कि स्टार्च ग्लाइकोजन, याद रखिए स्टार्च और ग्लाइकोजन एक तरीके के ऑलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में ही आती हैं, और इनको नॉर्मली एक टर्म दिया जाता है पॉलीसैकेराइड के रूप में, यानी पॉली का मतलब कई तरीके के यूनिट्स और सैकेराइड का मतलब है ग्लूकोज, यानी कई जो है ग्लूकोज की यूनिट मिलकर के क्या बनाती हैं, पॉलीसैकेराइड बनाती हैं। तो याद रखिए कि स्टार्च और ग्लाइकोजन, सबसे खास चीज क्या जाननी जरूरी है इसमें कि स्टार्च मिलता कहाँ पे है। स्टार्च मिलेगा प्लांट्स में, और प्लांट्स में भी किस पार्ट्स में, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, लेग्यूम्स हो गया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, इन सब में भी क्या होगा, स्टार्च मिलेगा। और ग्लाइकोजन की बात करें तो एनिमल टिश्यूज के रूप में स्टोर होगा, जो है ये ग्लाइकोजन होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ग्लूकोजेनेसिस की प्रोसेस और ग्लूकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस। अब याद रखिए कि ये दोनों चीजें जो होती हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के नाम पे जानी जाती हैं, और ये भी आपका पीजीटी और टीजीटी में प्रीवियसली पूछा जा चुका है। इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। ठीक, इसके साथ साथ क्या है, सेल्यूलोज और काइटिन की बात करें, सेल्यूलोज और काइटिन इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड के नाम पे जानते हैं। यानी पॉलीसैकेराइड भी कई तरीके की होती है, स्ट्रक्चरल होती है और भी कई तरीके की जो है स्टीरियो भी पॉलीसैकेराइड भी आप पढ़ोगे। तो आगे कई तरीके की पॉलीसैकेराइड्स में भी, तो वो चीजें आपको नहीं जाननी है, बस काम की जितनी चीजें हैं मैं लेके आया हूँ उन्हीं चीजों को बस आप पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन काफी हिट हो जाएंगे। ठीक, अब याद रखिए कि सेलुलोज ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स चेन होती है। ठीक, किस तरीके से, जैसे आप एमाइलो चेन, एमाइलोपेक्टिन चेन, ये सभी चीजें आपको देखोगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा नहीं है, बस काम की चीज बस आप याद रखें। तो याद रखिए सेलुलोज जो होती है नॉट इन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के अंदर कोई जो है सेलुलोज की चेन नहीं पाई जाती है। याद रखिए कुछ ऑर्गेनिज्म है एनिमल में भी, जैसे रूमिनेंट, रूमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जितने खुर वाले जंतु हैं, जैसे कि गाय, भैंस, इस तरीके के देखा होगा। ठीक, तो उनके अंदर जो स्टमक होता है वो नॉर्मल ह्यूमन के स्टमक से थोड़ा अलग होता है। ठीक, उसके भी क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपको डाइजेशन वाले पार्ट्स बताएंगे। ठीक है, तो रूमिनेंट इन स्टमक, रिमिनेंट के यानी डाइजेस्टेड, ये सेलुलोज कहाँ डाइजेस्ट होता है, जितने भी खुर वाले जंतु होती हैं उनके स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गाय भैंस जो होती है घास, ठीक है, गन्ने का मतलब जो होता है ऊपर वाला पार्ट्स वो भी, या कई और तरीके की जो हरी पत्तियां वगैरह खाती हैं आसानी से पचा लेती हैं, लेकिन आपको दिया जाए तो क्या पचा पाओगे, नहीं पचा पाओगे। क्यों, क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं आपकी बॉडी में उसके अनुसार फंक्शनलिटी नहीं होती है, और सिंपली आप कहो कि आप सेलुलोज का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। ये भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। दूसरा चीज कि सेलुलोज जो है डाइजेस्टेड इन रूमिनेंट, साथ ही साथ रैबिट में भी ये डाइजेस्ट होता है किसके रूप में, इन सीकम के रूप में। और याद रखिए कि ये दोनों प्रोसेस में ये किसका सहारा लेकर के डाइजेस्ट होता है, बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के रूप में। ठीक, अब याद रखिए सेलुलोज जो होता है नॉर्मली किसके रूप में पाया जाएगा, कॉटन में पाया जाएगा, और प्लांट जो प्लांट सेल होगा उसके सेल वॉल भी जो होगी किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। इसके साथ साथ अब काइटिन की बात करें, काइटिन के बारे में दोस्तों याद रखिए कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या होता है कि ये नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं, और इनका बॉडी जो होता है सेगमेंटेड होता है, किसमें, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंतर्गत बटा होता है। तो याद रखिए कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में ये काइटिन मिलेगा, और बेसिक यूनिट नॉट ग्लूकोज, यानी इनके अंदर भी बेसिक यूनिट जो होती है ग्लूकोज नहीं होती है, उसके जगह पे इसका क्या नाम लिखा जाता है, नाग, NAG, ना एन एस्टाइल ग्लूकोसा मीन के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक, इसके साथ साथ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन,
ठीक। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो होती है बॉडी के अंदर जो स्टोर होती है, यानी ग्लूकोज स्टोर होती है, वो किस रूप में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है? लिवर सेल्स में भी स्टोर होती है और मसल्स में भी स्टोर होती है, और साथ ही साथ एडिपोज टिश्यू में यानी फैटी टिश्यूज में भी स्टोर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट का पार्ट खत्म हुआ। अब इसी के साथ हम चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे पार्ट पे, प्रोटीन पे। प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन जो को बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स बोला जाता है, जिसके माध्यम से टिश्यू डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं, उसी के तहत आप प्रोटीन्स के बारे में जानोगे कि प्रोटीन जो है मेजर पार्ट ऑफ द लिविंग प्रोटोप्लाज्म, यानी लगभग 14 से 15% जो है प्रोटोप्लाज्म का ये क्या होता है? प्रोटीन ही अदा करता है। और प्रोटीन की खोज सबसे पहले जो है किस साइंटिस्ट ने की थी, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ठीक। और सिंपल चीजें आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मुख्य रूप से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इन्हीं के द्वारा जुड़ करके एक प्रोटीन की संरचना होती है। और एक प्रोटीन जो होती है छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर के बनी होती है, जिसको कि अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। और याद रखिए कि मेन उसके कंपोनेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन। ये भी कुछ ट्रेस अमाउंट में मिलता है, कम अमाउंट में मिलता है। अब याद रखिए कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट जो कहलाता है वो होता है अमाइनो एसिड्स होते हैं। यानी कुछ तरीके से आप देखोगे कि एक प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो छोटे छोटे कई अमाइनो एसिड्स, यानी एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड, तीन अमाइनो एसिड जुड़ करके एक लंबी जो श्रृंखला बनाएगी, उसी को नॉर्मली हम प्रोटीन की संज्ञा देते हैं। ठीक। अब इसके साथ साथ देखें अमाइनो एसिड अटैच्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी एक अमाइनो एसिड जो होती है पर्टिकुलरली वो पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होती है। यानी अगर एक और एक जुड़ेगा तो उसके बीच में जो है मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, या उसी को जब लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ेगा तो उसी को हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहेंगे। और ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है, इसी को मुख्य रूप से पेप्टाइड बॉन्ड की संज्ञा दी जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते कैसे हैं, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। याद रखिए कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे सेंटर में कार्बन होता है और कार्बन के ऊपर एक आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसके साथ एक हाइड्रोजन होता है और दोनों टर्मिनल साइड पे एक तरफ एमिनो ग्रुप होता है, एक तरफ जो होता है एसाइल ग्रुप होता है, या इस तरीके से कह सकते हैं एस्टाइल ग्रुप होता है। अब इसी के माध्यम से क्या होता है कि हर स्टेप पर जुड़ता चला जाता है और डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होती जाती है और एक एक चेन के रूप में जुड़ता चला जाता है, यानी पहला जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, और इसी तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद से याद रखिए कि कोई भी प्रोटीन जो होती है वो नॉट स्टोर्ड इन द अमाइनो इन द बॉडी, यानी प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमाइनो एसिड्स है और अमाइनो एसिड्स जो होती है बॉडी में स्टोर नहीं होती है। सिंपली याद रखिए कि लगभग कितने तरीके की अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो लगभग 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स जो होती है जरूरी होती है, किसके लिए? प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। अब याद रखिए कि जो प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होगी वो दो पार्ट्स पर डिपेंड करेगी कि वो अमाइनो एसिड किस तरीके का है। पहली चीज तो होता है अमाइनो एसिड, पहला जो तरीका होता है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं, दूसरा जो होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं। याद रखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होती हैं वो फूड्स के माध्यम से, यानी डाइटरी सोर्सेज के माध्यम से इसको लिया जाता है। ठीक। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होती हैं बॉडी में बनती रहती हैं। ठीक है। अब एक लिस्ट देख लेते हैं। इस लिस्ट से आपके क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, जो कि आप एक एक बार करके देखेंगे तो 4 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें पहला जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में, इसमें भी 10 होंगे, इसमें भी 10 होंगे, यानी 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। तो एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। पहला है अर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोलेसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्योरोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और वैलिन। ये जो है 10 अमाइनो एसिड इस तरीके की हैं। और याद रखिए कि अर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होता है वो क्या होता है कि एडल्ट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि नहीं पाया जाता है, यानी ये सिंपली जो है कि एडल्ट्स में नहीं मिलता है, बच्चों तक में मिलता है। बाकी सभी चीजें होंगी एडल्ट और बच्चों दोनों में मिलेंगी। और याद रखिए कि नॉन एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स होती है इसके तहत कौन कौन सी हैं? ग्लाइसिन है, एलानिन है, सीरीन है, एस्पार्टिक एसिड है, एस्पैराजीन है, सिस्टीन है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामीन है, प्रोलिन है और ट्रिप्टोफन है। ठीक। अब इसमें बात यह आती है कि सबसे सिंपलेस्ट जो है अमाइनो एसिड कौन सी है, तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की सीरीज में ग्लाइसिन होती है, उसको सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। और इसके साथ ट्रिप्टोफन में मोस्ट जो कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड्स होती है वो ट्रिप्टोफन होती है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर में पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स। तो ऐसे आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ट्रिप्टोफन याद रखिएगा मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स होती है, और ग्लाइसिन जो होती है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स होती है। अब इसके साथ साथ याद रखिए कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होती हैं वो क्या करती है, सिंथेसाइज करती है किसको, इसेंशियल एमिनो एसिड और विटामिन दोनों को सिंथेसाइज करती है। किसमें, रूमिनेंट में। रूमिनेंट का मतलब जितने भी खुर वाले जो जंतु हैं, गाय भैंस या जितने भी इस तरीके से कैटल्स की बात कर लो, तो वो सभी जो है एसेंशियल एमिनो एसिड्स और विटामिन को क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं। इसके साथ साथ कैसीन, कैसीन के बारे में CASEIN, कैसीन एक प्रोटीन होती है जो कि मिल्क में पाई जाती है, और इसी प्रोटीन के कारण मिल्क का कलर जो होता है व्हाइट होता है। इसके साथ साथ प्रोटीन डिफिशियंसी जो होती है बच्चों के अंदर, याद रखिएगा कि बच्चे जिसके तहत माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। आप देखोगे कि कई बच्चे आपको बहुत पतले पतले, उनकी हड्डियां बहुत पतली पतली दिखेंगी पैरों में, हाथों में, ठीक है, और सीने पे। तो इस तरीके के जो लक्षण जो होते हैं वो किसकी होती है, प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण होती है, ठीक है। इसी को माल न्यूट्रिशन की भी संज्ञा दी जाती है। और ये जो डिजीज होती है इसका नाम क्या होता है, क्वासिर-कोर डिजीज होता है। क्वासिर-कोर डिजीज के तहत क्या होता है कि चिल्ड्रन के अंदर माल न्यूट्रिशन हो जाता है दोस्तों। अब याद रखिए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्वासिर-कोर के। क्वासिर-कोर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। वह है हाइपो एल्ब्यूमिनिया, ठीक है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया, एडिमा एडिमा फैटी लीवर्स, मतलब लीवर जो होता है वो पूरी फैटी हो जाएगी, एडिमा की कंडीशंस आ जाएगी और हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो जाएगा। तो ऐसे जो लक्षण दिखेंगे वो क्वासिर-कोर डिजीज के लक्षण होंगे। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन की बात मैं कर रहा हूँ, ग्लूटिनिन प्रोटीन जो होती है वह किसमें पाई जाती है, एक तरीके की ग्लोबुलर स्टोरेज प्रोटीन होती है, मतलब एक तरीके से ग्लोबुलर स्टोरेज प्रोटीन है। अब याद रखिए किसमें मिलेगा, व्हीट और राइस में, सीरियल्स में मिलती है। और याद रखिए कि व्हीट जो रोटी बनती है वो किस कारण से फूलती है, तो कभी कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो होता है ग्लूटेनिन प्रोटीन के कारण जो रोटी होती है फूलती है। और किसी किसी वो जो आपने देखा होगा कि कई तरीके की रोटी, मक्के की भी रोटी होती है और बाजरे की भी रोटी होती है, लेकिन उसमें आप देखोगे कि नहीं फूलता है, तो यानी उस कंपोनेंट में क्या होगा, ग्लूटेनिन प्रोटीन नहीं मौजूद होगा, ठीक। तो ये ओवरऑल आप जो अंतर समझ गए होंगे। इसके साथ साथ एक पार्ट और है, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम। हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम को नॉर्मली दो नाम से जाना जाता है। दोनों को क्या बोलते हैं, टू क्रोमोप्रोटीन्स, यानी इसको किस नाम से जानते हैं, क्रोमोप्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से प्रोटीन्स का भी पार्ट्स खत्म होगा। अब याद रखिए कि प्रोटीन्स के भी कई टाइप्स होती हैं दोस्तों, जो आप आगे जब प्रोटीन वाला चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, सिंपल प्रोटीन होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होगा, ये सभी चीजें जो होंगी आगे बताई जाएंगे। और इसके साथ साथ कौन कौन से टेस्ट होंगे वो प्रोटीन के अंतर्गत बताए जाएंगे। अब इसके बाद से नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसका जो होगा लिपिड का पार्ट होगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब इसी के क्रम में आप देखोगे कि फैट और लिपिड सिंपली समझिए कि फैट और लिपिड होता क्या है। याद रखिए कि फैट और लिपिड को सिंपली बोलेंगे कि एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल, या इसको सिंपल शब्द में बोला जाए ट्राइग्लिसराइड ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एज द फैट, ठीक। और याद रखिए कि ये नॉर्मल फैट जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड के रूप में दिखता है, ठीक है। अब याद रखिए कि फैटी एसिड्स जो है ये पर्टिकुलर ये दो तीन तरीके की होती हैं। किस तरीके की हैं, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है डबल बॉन्ड ना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला जाता है। और ये भी लॉन्ग चेन्स के रूप में पाई जाती है, लंबी श्रृंखलाओं के रूप में पाई जाती हैं। और इसमें याद रखिए कि एक इसका एग्जाम्पल क्या है, पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो उसमें आप टिक कर सकते हो, पामेटिक हो गया और स्टेरिक एसिड हो गया। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड में वन और मोर डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, यानी एक लंबी श्रृंखला हो, कार्बन के साथ साथ लंबी श्रृंखला हो, तो उसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों पाए जाएंगे। तो वन डबल बॉन्ड ही पाए जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोले जाएंगे। और तीसरा होता है कैटेगरी एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स में सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं, अल्टरनेट करके भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
एसेंशियल फैटी एसिड्स। और ये याद रखिए कि नॉट सिंथेसाइज्ड इन एनिमल, एनिमल के अंदर सिंथेसाइज ये नहीं होता है, और इसको किसके द्वारा, कॉमन डाइटरी सोर्सेज के द्वारा, फूड के द्वारा इसको इंटेक किया जाता है। इसके तहत कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, लाइनोलेनिक एसिड होता है, लाइनोलेनिक एसिड होता है, एरेकियोडोनिक एसिड होता है। ये तीनों जो होती हैं जो है ये मैन में पाई जाती हैं। ठीक, अब इसके साथ साथ याद रखें कि एक्सेस सैचुरेटेड फैट इंटेक मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फैट इंटेक, किस रूप में, बटर के रूप में, घी के रूप में, और भी अदर सोर्सेस के रूप में जब ज्यादा किसी भी पर्सन के द्वारा लिया जाता है तो उससे क्या होता है कि उस पर्सन के जो आर्टरी जो होती हैं उसमें क्या होता है कि डिपोजिशन होना शुरू होता है इन जो है फैटी एसिड्स का, ठीक है, या फैट का डिपोजिशन, जिसके तहत एक डिसऑर्डर उत्पन्न होता है बॉडी के अंदर। उसका नाम क्या दिया जाता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया बोला जाता है। यानी सिंपल समझ लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसी को हाइपर कोलेस्ट्रोमिया बोला जाता है। याद रखिए कि इसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होती है बढ़ जाती है, जिसके तहत एक डिसऑर्डर आती है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक भी हो सकता है, या हार्ट से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम आ सकती है, साथ ही साथ बीपी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। यानी सिंपली आप समझें कि इस तरीके का फैट इंटेक जरूरी है बॉडी के लिए, लेकिन एक्सेस अमाउंट में अगर होगा तो उससे इस तरीके का आर्टरी में ब्लॉकेज भी आ सकती है। इसी को जो एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है, या आर्टेरियल स्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। याद रखिए कि फैट जो होता है एडिपोज टिश्यू में जमा होता है। ठीक, अब नॉर्मली बॉडी के अंदर भी कई जगहों पे आप देखो फैट का डिपोजिशन होता है। दूसरी चीज, आजकल एक चलन है ओबेसिटी का, आप देखोगे कि कुछ जगहों पे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जिसके तहत क्वासिरकोर डिजीज वगैरह देखा, और भी चीजें देखा। एक तरफ क्या है, ओवर न्यूट्रिशन का मतलब जब बहुत हद से ज्यादा न्यूट्रिशन बॉडी में हो जाए तो उससे क्या होता है कि एक्सेस फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। यानी ओबेसिटी, ओवर न्यूट्रिशन, एक्सेस फैट इन बॉडी। और इससे क्या होता है कि बहुत तरीके की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, और भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जितने भी जंक फूड है, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, या और भी तरीके के आप उस तरीके के फूड्स देखते होंगे कि जो आजकल प्रचलन में है, तो उससे क्या होता है कि ओवर न्यूट्रिशन होने की वजह से फैट का डिपोजिशन होता चला जाएगा, सही तरीके से आर्टरी में ब्लड फ्लो नहीं होगा, वेन से ब्लड फ्लो नहीं होगा, और इस तरीके से कई तरीके की प्रॉब्लम होंगी। नॉर्मल हेडेक से हेडेक हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकती हैं, साथ ही साथ बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, और जो है डायबिटीज के भी कंडीशंस मिल सकती हैं, और हार्ट फेल्योर के भी केसेस हो सकते हैं। ठीक, तो कई तरीके की बीमारियों का जड़ क्या होता है, ओबेसिटी है। ये सिंपली इसको हिंदी में मोटापा कहा जाता है। ठीक है, यानी ये ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। तीसरी चीज क्या होती है, कैलोरिक वैल्यू की बात करें, ये कितनी कैलोरी रिक्वायर्ड है, मतलब अलग अलग मैक्रोमॉलिक्यूल्स के लिए। तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 4.1 किलो कैलोरी इसके इंटेक पे मिलता है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा कि 4.1 किलो कैलोरी मिलेगी। प्रोटीन से जो होगा 5.6 किलो कैलोरी मिलेगी, और फैट से जो होता है 9.45। यानी सिंपली देखो कि कार्बोहाइड्रेट में जो है और फैट की तुलना करें तो फैट में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुना जो है एनर्जी इंटेक मिल रहा है। इसके साथ साथ देखिए कि वाटर, बॉडी में जो वाटर का जो परसेंटेज होता है, यानी आप ये तीसरा पार्ट देखिए कि वाटर भी एसेंशियल्स पार्ट्स है बैलेंस डाइट का। तो ये क्या है, 75 to 90% ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है ये वाटर ही होता है, और एक बेटा सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। याद रखिए कि बॉडी के अंदर जितने भी चीजें आप खाते हो तो उसका प्रॉपर तरीके से एलिमिनेशन भी होना, उसके लिए भी क्या जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है। और याद रखिए कि बॉडी से वाटर का लॉस भी होता है, किस रूप में, स्वेटिंग के रूप में, ब्रीदिंग के रूप में, और एक्सक्रीशन के रूप में। यानी एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन के रूप में। इसके साथ साथ एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में देखें। एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में दोस्तों देखें तो चाइल्ड के अंदर 1500 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ मैन की बात करें तो 2500 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ वीमेन की बात करें, नॉर्मल वीमेन की, तो 2200 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ एक कंडीशन है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसको समझ लीजिए अच्छे से कि मेरास्मस भी डिजीज है, ये भी एक डिफिशियंसी डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन, यानी बहुत लंबे समय तक क्या है कि भूख से आदमी कोई मर रहा हो, या सिंपली क्या है कि मतलब उसको फूड मिल ही नहीं रहा हो, या पर्याप्त मिल भी रहा हो तो बहुत मिनिमल अमाउंट में मिल रहा हो, तो उससे वो कंडीशन क्या होती है, मेरास्मस की कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में
प्रोटीन और कैलोरी इन दोनों की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, यानी प्रॉपर कैलोरी की बात करें तो एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही है, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो सकता है लॉस ऑफ मसल्स हो सकता है, मसल्स जो होंगे वो एक तरीके से टाइट से लूजनिंग के फॉर्म में आ जाएंगे, फैट्स का भी जो लॉस हो सकता है बॉडी से, लिम्स जो होंगी कहीं डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, स्किन्स जो होगी उसमें भी क्या होगा, रफनेस आ जाएगी, ठीक है, और डायरिया, इस तरीके के सिम्टम्स भी जो दिखेंगे, तो एक कंडीशन किसकी होती है, मेरास्मस की कंडीशन होती है। तो ओवरऑल इतने पार्ट्स आपके समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट पार्ट है वो है विटामिन का। विटामिन के बारे में सिंपली समझ लीजिए कि ये क्या है, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक। माइक्रोन्यूट्रिएंट साथ बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक रेगुलेटर के रूप में काम करता है, यानी रेगुलेट करता है पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी को, ठीक। साथ ही साथ क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है कि सिंपली ये बॉडी में जो है नॉर्मल ऑर्गेनिक सोर्सेस कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन सब चीजों से बने होते हैं मिलकर के, और साथ ही साथ क्या है कि बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं। और दूसरी चीज कि नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये कॉमन डाइटरी सोर्सेज के थ्रू ये जो है बॉडी की डिफिशियंसी को पूरा करते हैं, ठीक। अब याद रखिए कि ये विटामिन जो होती हैं दो तरीके की पाई जाती हैं। पहला चीज क्या है कि फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन फैट सॉल्युबल में ADE यानी इसी को एडेक के रूप में बोला जाता है, और दूसरा BC यानी विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रूप में कई विटामिनों का समूह है, जैसे B1, B2, B3, B12, इस तरीके से आप देखोगे। और ये याद रखिएगा दोस्तों कि इस वाले पार्ट से, जो विटामिन वाले पार्ट से, लगभग कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आपकी वो SSC की एग्जामिनेशन हो, नॉर्मल PCS की एग्जामिनेशन हो, यानी नॉर्मल मैं GS की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ आपका ऑप्शनल में, साथ ही साथ ये आपके जो लेक्चर की जो पोस्ट है, इन सभी जगहों पे इसका बहुत इंपॉर्टेंस यूज है, यानी ये वाला पार्ट जो है आपको हर जगह आपको फायदे मिल जाएंगे, ठीक। इसके साथ साथ आप देखें दोस्तों, तो फैट सॉल्युबल विटामिन को हम पहले स्टडी करेंगे, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। फैट सॉल्युबल का मतलब जो फैट में सॉल्युबल है, और फैट क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एज द फैट, ठीक। अब याद रखिए कि फैट सॉल्युबल विटामिन भी लगभग 4 तरीके की है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के रूप में। विटामिन ए के बारे में समझते हैं। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, और इसकी सिंथेसिस जो होती है लीवर के अंदर होती है। गुड सोर्स इसका जो होता है कैरेट होता है। कैरेट का मतलब क्या होता है, गाजर। गाजर में क्या होता है कि बीटा कैरोटीन वगैरह ये सब पिगमेंट्स पाए जाते हैं। उसके साथ साथ फॉर नॉर्मल विजन के लिए जो जरूरी है, उसके लिए क्या जरूरी है, वो विटामिन ए की होना जरूरी है। यानी नॉर्मली बच्चों में, छोटे बच्चों में आप देखते हैं कि बचपन से ही क्या होता है, चश्मा वगैरह लग जाता है, या कुछ आंख की प्रॉब्लम होती है, या एडल्ट्स में भी यही प्रॉब्लम होती है। तो उनके तहत क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं विटामिन ए को रिकमेंड करता है कि विटामिन ए ज्यादा अपने फूड कंजम्पशन में बढ़ाएं आप, ठीक। तो याद रखिए कि फॉर नॉर्मल विजन के लिए जो होता है ये विटामिन ए की जरूरत होती है, और उसमें जो रेटिनल पिगमेंट होती है, यानी रेटिना पे ही इमेज बनता है, तो रेटिनल पिगमेंट में 2 तरीके की सेल्स को इनरिच करने का काम करता है। कौन कौन सी 2 तरीके की सेल्स होती हैं, पहला होता है रोडाप्सिन, ठीक, और दूसरा है आइडोप्सिन। रोडाप्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रॉड सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आइडोप्सिन जो होता है कोन सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। इसके साथ साथ डिफिशियंसी की बात करें तो याद रखिए कि इससे 2 तरीके की डिफिशियंसी होती है। एक होता है सॉरी एक होता है जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया का मतलब क्या है, ये नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, और निक्टेलोपिया, ये दोनों की दोनों डिजीजेज जो होती हैं कहीं ना कहीं नाइट ब्लाइंडनेस से ही रिलेटेड है, यानी रतौंधी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक। दूसरी चीज, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है किसको, विटामिन ए को, ठीक। इसके साथ विटामिन डी का केमिकल नेम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। कभी कभी आपके ये जो केमिकल नेम है इनके नाम पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। याद रखिए कि विटामिन डी जो होती है सिंथेसाइज होती है स्किन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल के रूप में, ठीक है, बाय द यूवी लाइट। यानी आप सिंपली सुनते हो कि एक ऐसा विटामिन जो कि सन के प्रेजेंस में क्या होता है कि
इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं विटामिन डी। सनसाइन विटामिन भी इसको बोला जाता है, या इसी को एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोला जाता है। एंटी रिकेट्स विटामिन भी किसको बोला जाता है? विटामिन डी को। याद रखिए इसके सोर्सेस जो है एग है, योक है, मीट है, मिल्क है, बटर है, ये सभी चीजें जो होती हैं ये इसके सोर्सेस होती हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी के बारे में अगर हम देखें तो विटामिन डी से जो डिफिशियंसी जो होती है वो वीक बोन डिफॉर्मिटी होती है, यानी जो बोन्स होती हैं विशेषकर हाथ की हड्डियां और पैरों की हड्डियां बच्चों में भी होता है और एडल्ट्स में भी होता है। तो उनमें क्या होता है कि डिफॉर्मिटीज आ जाएगी, कहीं कहीं टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, वीकर्स हो जाएंगे, ठीक है। पता चलेगा कि थोड़ा बहुत भी अगर उनको जर्क लगेगा या नॉर्मल दौड़ने कूदने इन सभी चीजों में कहीं न कहीं उनकी दिक्कत होती है कि हड्डी कहीं से भी ब्रेक कर सकती है। तो ऐसा किस कारण से होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ठीक। और याद रखिए कि वीक बोन डिफॉर्मिटी जो होती है उसके तहत जो होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, ये दो तरीके की है, इसी को ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं। यानी जब बच्चों में होगा तो उसको रिकेट्स बोला जाएगा, बोन डिफॉर्मिटी या बोन की कमजोरी, और जब एडल्ट्स में होगा विशेषकर तो उसको ऑस्टियोमेलेसिया बोला जाएगा। और याद रखिएगा कि लगभग 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं जो होती हैं उनके केस में एक और केस देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपेरोसिस। ऑस्टियोपेरोसिस में क्या होता है कि बोन के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस की जो एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है, और एक तरीके से हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि कहीं पे भी हल्का सा जर्क लगे तो हड्डियों का चूरा बन सकता है, ठीक। तो याद रखिएगा कि उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस और नॉर्मल रिकेट्स, इन तीनों में अंतर आपको समझना होगा, ठीक। इसी के साथ साथ याद रखिए कि इसके और सोर्सेस क्या हो सकती हैं विटामिन डी के? कार्ड, शार्क, लीवर ऑयल, मतलब कार्ड मछली, कार्ड हो गया, शार्क मछली हो गई, लीवर ऑयल से विटामिन ए और डी दोनों मिलते हैं। यानी अगर जो आप इनका सेवन करते हैं तो विटामिन ए और डी दोनों मिलेंगे, किससे? कार्ड और शार्क के लिवर ऑयल से। उसके साथ क्या करता है, एक सबसे खास जरूरी चीज जो एग्जाम में आपके पूछे जा चुका है, नॉर्मल टीजीटी पीजीटी में हर साल पूछे जाते हैं अल्टरनेट करके, हर आयोग में, इवन नेट गेट में भी पूछे जाते हैं, वो क्या है? प्रमोट द कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और इससे क्या होती है? हड्डियां जो होती हैं मजबूत होती हैं। तो ऐसा किसके साथ होगा? ये सिर्फ विटामिन डी को लेने से, कैल्शियम और फास्फोरस जो बॉडी में और सोर्सेज से आप ले रहे होगे तो उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी चीजें जो आप लेते हो अदर डाइटरी सोर्सेज से, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है एब्जॉर्प्शन होना। अगर बॉडी आपकी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो उसके साथ क्या होगा कि वो नॉर्मली वो आपके जो है सिस्टम में आएगी, ठीक है, नॉर्मल सिस्टम में आएगी, और उसके साथ क्या होगा कि वो उतना फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी और सीधे सीधे वो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ क्या है, विटामिन, अब तीसरा जो है विटामिन देखेंगे फैट सॉल्युबल में, वो है विटामिन ई, जिसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। याद रखिए इसको एंटीऑक्सीडेंट भी बोला जाता है, यानी जितने भी एंटीऑक्सीडेंट, यानी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसको निकालने का काम कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट से फायदा क्या होता है कि बॉडी चुस्त दुरुस्त रहता है, फुर्ती बनी रहती है, हेल्दी महसूस करता है पर्सन जो है। और साथ ही साथ क्या है कि ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीडेशन का होना जरूरी नहीं है, यानी एंटीऑक्सीडेंट का होना जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें जैसे जितने फ्रूट्स हैं, जितने और भी फ्रूट्स में ड्राई फ्रूट्स हो गए, नॉर्मल फ्रूट्स हो गए, ठीक, और भी अदर सोर्सेस के माध्यम से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकी जा सकती है। इसके साथ साथ इसको एक और नाम से जानते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम पे जाना जाता है, यानी स्टेरिलिटी को दूर करने का काम जो होता है या इनफर्टिलिटी को दूर करने का काम जो करता है वो कौन करता है? विटामिन ई करता है। और इसी के एक और नाम से जाना जाता है ब्यूटी विटामिन के नाम से, मतलब सुंदरता के लिए भी कौन सी विटामिन होती है? वह विटामिन ई होती है दोस्तों। अब विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन शायद ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। अब डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी से स्टेरिलिटी और मस्कुलर एट्रोफी हो जाता है, यानी स्टेरिलिटी भी होती है, मस्कुलर एट्रोफी यानी कहीं ना कहीं मसल्स का स्टिफनेस, यानी मसल का एक जगह पे जमा हो जाना, ठीक है, कहीं कहीं मोटे मोटे, मतलब एक तरीके से हिंदी में क्या बोलते हैं कि उसको एक गट्ठर का रूप ले लेना। तो मस्कुलर एट्रोफी का होना इसके कमी से होता है। दूसरी चीज की ये विटामिन ई का सबसे खास चीज क्या करता है? रिमूव्स स्कार्स। स्कार्स
एंड रिंकल्स ऑफ द स्किन, स्किन पे जो भी रिंकल्स आ जाते हैं, स्कार आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, उनको रिमूव करने का जो काम कौन करता है, विटामिन ई करता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ विटामिन के बारे में देखेंगे तो विटामिन के जो होता है उसको केमिकल नेम नेफ्थोक्विनोन या इसी को मेनाडियोन बोलते हैं, नेफ्थोक्विनोन या मेनाडियोन बोलते हैं। याद रखिए कि ये सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया इन कोलन, मतलब ना ह्यूमन का जो एनवेंट्री कैनाल होता है तो उसका लास्ट पार्ट जो होता है वो कोलन होता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसी के तहत ये सिंथेसाइज होता है। अब याद रखिए कि इसका यूज क्या है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हर ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है, प्रोथ्रम्बिन के सिंथेसिस में भी इसका यूज होता है, यानी ब्लड के जो क्लॉटिंग का जो फैक्टर्स होते हैं तो उसमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रम्बिन, ये सभी चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो बस याद रखने की जरूरत है। इसके साथ डिफिशियंसी इसकी क्या है, सीवियर ब्लीडिंग का रूप में यूज होता है, यानी याद रखिएगा कि ब्लीडिंग मतलब बहुत तेजी से इसमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और रुकता नहीं है, तो इस तरीके के कमी को पूरा करने के लिए विटामिन के का यूज करते हैं। और प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग मतलब लंबे समय तक ब्लड क्लॉटिंग को बनाए रखने के लिए जो है विटामिन के का यूज किया जाता है। नॉर्मली एक याद रखिएगा कि एक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ऐसे डिसऑर्डर से, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या होता है कि पर्सन का ब्लड कट रुकता नहीं है और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो जेनेटिक डिजीज है और दूसरा चीज उसमें विटामिन के का फैक्टर्स नहीं पाया जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लगातार ब्लड जो होता है फ्लो होता रहता है। अब इसके बाद से हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, वो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्या है कि याद रखिए कि ये लगभग 7-8 तरीके की विटामिन हैं। याद रखिए कि इसमें जो विटामिन बी है वो विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कई तरीके के विटामिनों का समूह है, यानी B1, B2, B3, B7, इस तरीके से आप देखोगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है, विटामिन B1, जिसको हम नाम क्या देते हैं, केमिकल नेम इसका थायामीन है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सोर्स क्या है इसका, ग्रेन्स है, मीट है, ग्रेन मतलब क्या है कि दाने हैं, मतलब अनाज के दाने हैं, मीट है, लीफी वेजिटेबल है यानी पत्तेदार सब्जियां हैं। ठीक, ये ऑपरेट क्या करता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट को, यानी थायमिन पायरोफॉस्फेट को ऑपरेट करेगा फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के यूटिलाइजेशन के लिए, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी डिजीज और पॉलीन्यूट्राइटिस होती है। बेरी बेरी डिजीज का क्या सिम्टम्स है, क्या इसके लक्षण है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख मर जाती है, फैटीज थकावट होती है, मस्कुलर एट्रोफी मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, और कार्डियक ओडिमा ये हो जाती है। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि इसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सीरीज का सेकेंड विटामिन राइबोफ्लेविन, जिसको विटामिन बी2 के भी नाम से जानते हैं। इसका यूज किसमें होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में इसका यूज होता है। ठीक, और ये क्या होता है कि येलो कलर काउ मिल्क इसी के वजह से होता है, यानी कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गाय के जो दूध होती है वो पीला किस कलर से होता है, तो उसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन की वजह से। और नॉर्मल दूध का रंग सफेद क्यों होता है, वो केसिन प्रोटीन की वजह से। ठीक, इसके साथ साथ इसके सोर्सेस क्या हैं, ये चीज में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है और मिल्क में पाया जाता है। इसके साथ डेफिशिएंसी में क्या है कि डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन डिजीज में क्या करता है, इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से स्किन डिजीज होती है, अल्सर हो सकता है, चिलोसिस हो सकता है, सोर माउथ हो सकता है। और कभी कभी इस डिजीज में क्या होता है कि मुंह के चारों तरफ कुछ न कुछ कटे फटे के जो निशान दिखेंगे, आप इसी विटामिन की कमी की वजह से होता है। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है, इसमें नेक्स्ट पार्ट है इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, नियासिन, या इसी का केमिकल नेम है निकोटिनिक एसिड, या इसी को हम विटामिन बी3 के नाम से जानते हैं। और ये भी क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, उसमें रोल प्ले करता है। डेफिशिएंसी इसकी कौन कौन सी इसकी कमी से डिजीज होती है, वो होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा जो डिजीज है वो ह्यूमंस में भी है, और ट्रिप्टोफैन नाम की जो डिजीज होती है वो डॉग्स में पाई जाती है। तो ये किसके कारण से है, ये नियासिन के वजह से है। तो पेलेग्रा के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके सिम्टम्स क्या है। ठीक, पेंटोथेनिक एसिड को क्या बोलते हैं, विटामिन बी3, और इसको को एंजाइम ए के नाम से भी
मतलब जाना जाता है। ठीक, अब इसमें सबसे खास चीज समझ लीजिए, सिंथेसिस ऑफ एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन क्या है? एस्टाइल कोलिन दोस्तों सिंपली क्या है कि ये जब न्यूरोट्रांसमीटर आप पढ़ते हो किसके केस में, नर्वस सिस्टम में, तो उसमें एक जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, सिंपली कह सकते हो कि कुछ चीजें ऐसी, कुछ केमिकल्स ऐसी होती हैं कि जो नर्वस एक्टिविटी के माध्यम से जो सिक्रीट होता है, तो उसमें से एक केमिकल का नेम एस्टाइल कोलिन है। तो किसके वजह से होता है? वो है पेंटोथेनिक एसिड की वजह से होता है। सोर्स क्या है इसके? ईस्ट है, लीवर है, एग है, मीट है और लेग्यूम है। ठीक, इसकी डेफिशिएंसी से मसल पैरालिसिस हो सकता है, मसल में पैरालिसिस यानी काम करना बंद कर दे। फैटीज, फैटीज मतलब थकावट हो सकती है, इसके वजह से होता है। ठीक, एक एक करके आप देख लीजिए। उसके बाद से क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन को विटामिन B6 के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, और विटामिन B6 के नाम से जानने के साथ साथ ये क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड्स के भी रूप में यूज होता है, यानी एमाइनो एसिड के यानी अमीनो अम्ल के जो है सिंथेसिस में इसका यूज होता है। और इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है? डर्मेटाइटिस और एनीमिया हो सकती है। और इसके यहाँ पे भी आपने लिखा है डर्मेटाइटिस जो है, और वहां पे भी, इन दोनों की कमी से आपको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होगी, यानी एक तरीके से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और एनीमिया जो है भी होता है। एनीमिया मतलब क्या होता है? ब्लड लॉस बॉडी में, यानी ब्लड का प्रॉपर फॉर्मेशन ना हो पाना या ब्लड लॉस हो जाना, तो उसको एनीमिक कंडीशन बोला जाता है। तो एक किसकी कमी से होता है? पायरिडॉक्सिन की कमी से, विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट है बायोटिन। बायोटिन को विटामिन B7 भी बोला जाता है या विटामिन H भी बोलते हैं, और ये विटामिन जो होता है सल्फर कंटेनिंग होता है, सल्फर कंटेनिंग। इसके कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है? मस्कुलर पेन हो सकता है, और इसका यूटिलाइजेशन फैट सिंथेसिस में भी होता है। इसके बाद से नेक्स्ट विटामिन जो है फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड ये किसके फॉर्मेशन में? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड रेप्लिकेशन ऑफ सेलुलर चेन, मतलब डीएनए के फॉर्मेशन में और उसी डीएनए के रेप्लिकेशंस में इसका यूज होता है। ठीक, इसके साथ साथ याद रखिए कि ये एक ऐसा विटामिन है कि जिसका भी फॉर्मेशन जो होता है, सिंथेसिस होती है, वो कोलन में होता है, बैक्टीरिया के कोलन में होता है। डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, यानी ये भी एक तरीके का ब्लड लॉस की कमी के कारण होने वाला एक प्रॉब्लम होता है। और एनीमिया में क्या होता है कि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन को बाइंडिंग की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। इसके साथ साथ साइनोकोबालामिन ये नेक्स्ट विटामिन है, विटामिन B12 के नाम से, या इसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सीरीज का सबसे लास्ट विटामिन बोलते हैं। तो याद रखिए कि इसमें एक किस में पाया जाता है? इन मीट्स, लीवर, फिश। ठीक है, इन सभी चीजों में मिलेगा, लेकिन एक किस में नहीं मिलेगा? नॉट इन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में नहीं मिलेगा। अब ये क्या करता है? प्रमोट डीएनए सिंथेसिस। डीएनए की सिंथेसिस को करने में या डीएनए को बनाने में इसका मदद होता है साइनोकोबालामिन का। फिर आरबीसी के मैच्यूरेशन में भी इसका जो होता है, माइलिन फॉर्मेशन में, माइलिन सीट जो होती है उसके फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। ठीक, ये चीजें हो गई। इसके साथ डेफिशिएंसी, इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है? तो इसको याद रखिएगा, पर्नीसियस एनीमिया। पर्नीसियस एनीमिया एक तरीके का इसमें ऐसा एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी का मैच्यूरेशन जो होना, यानी रेड ब्लड सेल का मैच्यूरेशन होना, वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो इस तरीके की जो डिफिशियंसी किसकी वजह से? साइनोकोबालामिन की वजह से या B12 की वजह से है। ठीक, इसके साथ साथ नेक्स्ट जो विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन C के भी नाम से जानते हैं। और किससे डिस्ट्रॉय होता है? डिस्ट्रॉय बाई हीट। हीट से ये चीजें खत्म हो जाती है। नॉर्मल जो जो धुलाई होती है, मतलब सब्जियों की, तो उसमें भी विटामिन C का लॉस हो जाता है। इस विटामिन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पीसीएस में पूछा जा चुका है, याद रखिए क्या? एब्सेंट इन मिल्क पूछा था, ऐसा कौन सा विटामिन है जो मिल्क में एब्सेंट होता है? तो होता है विटामिन C। साथ में ये विटामिन कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है? एग में एब्सेंट होता है, ब्रेड में एब्सेंट होता है, और किसके द्वारा? एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक, यूरिन के माध्यम से क्या होता है? निकल जाता है शरीर के बाहर से, शरीर से बाहर। और प्रमोट किसको प्रमोट करता है? वुंड हीलिंग, यानी जितने भी घाव होते हैं उसको भरने में विटामिन C का बहुत ज्यादा यूज होता है। और विटामिन C नॉर्मल सिट्रस फ्रूट वगैरह में, इन सब चीजों में मिलता है। ठीक, और कोलेजन के भी हीलिंग में भी, कोलेजन के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी यूज होता है। और विटामिन E भी जो होता था
वो किसमें एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज होता था। इसकी कमी से डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज आती है। स्कर्वी डिजीज में क्या होता है कि सिंपल याद रखिएगा कि मसूड़ों से खून आने लगते हैं। स्कर्वी डिजीज विशेषकर दांतों में होता है और उसके वजह से कई और तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो एक तरीके से ओवरऑल आपने विटामिन के बारे में समझ लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं मिनरल्स, जो कि इसका लास्ट देखेंगे। मिनरल्स जो कि लास्ट पार्ट है कॉमन डाइटरी सोर्सेस के, ठीक है, या न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट के रिक्वायरमेंट के। तो मिनरल्स के तहत आप देखोगे कि मिनरल्स में याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला चीज तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। याद रखिएगा जब भी ये चीजें आयनाइज स्टेज में होती हैं, यानी सोडियम प्लस यानी कैटायनिक स्टेज में है, पोटेशियम ये भी कैटायनिक में है और क्लोरीन ये एनायनिक स्टेज में है। तो याद रखिए कि सोडियम जब कैटायनिक स्टेज में होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होगा, जब पोटेशियम कैटायनिक स्टेज में होगा तो इनसाइड सेल में होगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इनसाइड सेल है, और क्लोरीन जो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये भी रहेगा। अब सबसे खास बात क्या है, जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम दोनों मिल करके क्या करते हैं कि मेंटेन वाटर और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। यानी शरीर में जो वाटर बैलेंस है या एसिडिटी बेसिसिटी की जो रिएक्शंस होती हैं कि नॉर्मल स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इस तरीके की जो भी चीजें हैं वहां पे पूरी जगहों पे वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, एसिडिटी को मेंटेन करना, बेसिसिटी को मेंटेन करना, इन सब का काम जो कौन करता है, सोडियम और पोटेशियम सामूहिक रूप से करता है। इसके साथ साथ नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में सोडियम और पोटेशियम का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, जो कि आप अपने नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ोगे। ठीक, नर्व इंपल्स में सोडियम पोटेशियम का बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन होता है। ठीक, इसी को एक नाम और देते हैं एग्जाम्पल से इसके लिए, सोडियम और पोटेशियम साइकिल भी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में देखना है। याद रखिएगा बोन्स और टीथ, इन दोनों के डेवलपमेंट में, इन दोनों के स्ट्रेंथ के लिए, इन दोनों के स्टेबिलिटी के लिए क्या है कि कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक, और फॉर ब्लड कोएगुलेशन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कार्डियक फंक्शन के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम, ठीक है, और हार्मोन के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। और याद रखिए कि सस्टेन इंटेस्टाइनल पैरालिसिस, ठीक, इंटेस्टाइनल पैरालिसिस को सस्टेन करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, और बॉडी टिश्यू के ग्रोथ के लिए भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। किस चीज का, कैल्शियम का। याद रखिए फास्फोरस, फास्फोरस किन किन जगहों पे मिलता है बॉडी सिस्टम के तहत देखें तो न्यूक्लिक एसिड्स में, फास्फोलिपिड्स में, कोएंजाइम्स में, एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, रेगुलेशन के फॉर्म में, बायोकेमिकल एनालिसिस में, मेटाबॉलिज्म में, इन सभी चीजों में क्या होता है, इसका यूज फास्फोरस का होता है। इसके साथ आयरन की बात करें, आयरन का याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम की जो सिंथेसिस होती है, इसमें आयरन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ एसेंशियल फॉर O2 ट्रांसपोर्ट, वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए इस बहुत आवश्यक कंपोनेंट है आयरन, और ट्रांसपोर्ट कहाँ करता है, टिश्यू और सेल्स को जो है ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन, किसके माध्यम से, आयरन के सहयोग से। इसके साथ मैग्नीशियम की बात देखें तो मैग्नीशियम एज ए कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है, एंजाइमेटिक जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं उसमें इसका योगदान है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन याद रखिएगा कि सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन जो होती है विशेषकर थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये दो तरीके की होती है, T2 T3। ठीक, ये आप हार्मोनल एनालिसिस जब पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जिंक की बात करें दोस्तों, जिंक का याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो बेसिकली आरबीसी के साथ मिक्स रूप में मिलता है। और याद रखिए प्रेजेंट इन आरबीसी टू CO2, मतलब आरबीसी के साथ साथ CO2 ट्रांसपोर्ट में किसका यूज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट का। तो इसके मदद से कार्बोनिक एनहाइड्रेट एक काम करता है, वो होता है जिंक। ठीक, अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा तो उसके लिए कौन सा मिनरल की आवश्यकता होती है, जिंक की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का यूज होता है एर्थ्रोपोइसिस, एर्थ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि ब्लड का फॉर्मेशन होना। याद रखिए कि मैमल्स के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन दो जगहों पे होता है, पहला चीज तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। ठीक, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब रहेगा तो वहां पे किस जगह पे होगा, अडल्ट की अवस्था में रहेगा तो वहां पे किस जगह पे होगा, तो बोन के अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा, ये सब चीजें जो है फॉर्मेशन होंगी। ठीक,
तो एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी का फॉर्मेशन होना। इसके साथ साथ कॉपर डिफिशियंसी जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एनीमिया को लीड करती है बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ आयरन यूटिलाइजेशन। याद रखिए कि आयरन की जो यूटिलाइजेशन होती है, ठीक, मतलब एनीमिया का मतलब क्या समझते हैं? एनीमिया का मतलब ये होता है कि ब्लड लॉस का होना, ठीक है, यानी प्रॉपर ऑक्सीजन की बाइंडिंग, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ना हो पाना, इसकी वजह से एनीमिया का प्रॉब्लम दिखता है। ठीक, अब उसी एनीमिया के प्रोसेस में जो आयरन का यूटिलाइजेशन है वो जुड़ हो ना पाना, तो इसके किसके वजह से होता है? नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है कि एनीमिया का कंडीशन परसिस्ट होती दिखती है। तो इस सभी कमी को पूरा करने के लिए कॉपर जब जुड़ जाएगा तो वो क्या करेगा कि आयरन की यूटिलाइजेशन को यानी आयरन की बाइंडिंग को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ मॉलिब्डेनम की बात करें, एमओ मतलब मॉलिब्डेनम, ये क्या करेगा? N2 फिक्सेशन में इस मदद बहुत ज्यादा करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? जितने भी जो लेग्यूमिनस प्लांट होती हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो जड़ें जो होती हैं उनमें एक नोड्यूल्स पाया जाता है, उस नोड्यूल के अंदर क्या होता है कि एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के माध्यम से क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और इसके लिए एक जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन याद रखिएगा मेंटेल डेंटल इनेमल, इन डेंटल इनेमल को मेंटेन करने में इसका यूज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इनेमल किसको बोलते हैं? दांत के ऊपर की जो कोटिंग होती है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, मतलब हार्डेस्ट पार्ट किस सेंस में? जो है नॉर्मल लिविंग बीइंग के केस में, हम नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो डेंटल इनेमल, तो उसी को हम बोलते हैं डेंटल इनेमल। इनेमल मतलब सबसे ऊपरी परत जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, एंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज, मतलब डेंटल कैरीज को या जो भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है उसको मेंटेन करना, ठीक है, और उसको प्रिवेंट होने से बचाने में फ्लोरीन का बहुत बड़ा यूज होता है। याद रखिएगा एक्सेस ऑफ फ्लोराइड अगर कंजम्पशन में बढ़ जाए, चाहे वाटर के रूप में चाहे किसी और रूप में, तो उससे कौन सी डिजीज होती है? फ्लोरोसिस होती है। और इससे क्या होता है कि मॉडल टीथ हो जाते हैं और इन लार्ज बोन हो जाते हैं, बोन बहुत बड़े बड़े साइज में आ जाते हैं और टीथ भी जो होती है उसकी डिफॉर्मिटीज आ जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों आज के जो टॉपिक में जो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन वाले पार्ट में जो कि सबसे जरूरी चीज था न्यूट्रिशनल रिचमेंट रिक्वायरमेंट, इन सब के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। इसके साथ साथ अब नॉर्मल डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताने का प्रयास करूंगा। ओवरऑल आप सभी लोग जो भी लोग इसमें इस लेक्चर के माध्यम से मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नेट वगैरह की, उनको भी फायदा मिल सकता है। साथ में जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर बनने के लिए, उनको भी फायदा हो सकता है। और जीआईसी लेक्चर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो और साथ ही साथ नेट, जेआरएफ, गेट, इन सभी जगहों पे, और नॉर्मल जो आज के टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको पीसीएस, एसएससी, इन सभी जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा जो है रोल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर कोई टॉपिक छूट गई हो या कोई पार्ट छूट गया तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।